नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आखिरकार विपक्ष ने वो कदम उठा ही लिया जिस कदम की 2 दिन से चर्चा हो रही थी, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर दी है। नोटिस जो है वो दे दिया गया है विपक्ष की तरफ से। 119 सांसदों ने साइन किया है, यानी कि ओम बिरला के खिलाफ वही माहौल इस वक्त बन गया है जो पिछले साल जगदीप धनखड़ के खिलाफ बना था। अब इस जो नोटिस जारी किया गया है, जो अविश्वास प्रस्ताव, जो विश्वास दिखाया है विपक्ष ने, इसका असर क्या होगा उस पर आने से पहले बीच में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ का जिक्र करना मेरे लिए बेहद ज़रूरी है। मैं जब ये वीडियो बनाने वाला था ना, तब तक मुझे इस बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई ध्यान नहीं था, लेकिन अचानक से मेरी नज़र में आई तो मुझे लगा कि लोकसभा अध्यक्ष वाले मामले के बीच में इसका जिक्र करना बेहद ज़रूरी है कि एक पाकिस्तानी अब हमें देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटेगा। ये हालत हो गई है इस देश में, ये हालत हो गई है बीजेपी की कि सपोर्ट सिस्टम के लिए एक ऐसे पाकिस्तानी को आगे किया जा रहा है जो पाकिस्तान से भागकर भारत में आया है, और मुसलमानों से नफरत करने वाली इसी बीजेपी ने उसे भारत की नागरिकता भी दी है। मैं बात कर रहा हूं संगीतकार अदनान सामी की। जो शख्स अपने देश का ना हो पाया, वो ज्ञान दे रहा है कांग्रेस वालों को, शिवसेना वालों को कि देशभक्ति क्या होती है। संघ प्रमुख का एक भाषण क्या सुन लिया, भारतीयता और भारत का इतिहास उनके अंदर उबाले खा रहा है, और वो ट्वीट करके महाराष्ट्र कांग्रेस और संजय राउत को ज्ञान दे रहे हैं। कांग्रेस को कह रहे हैं कि आपके पुरखों ने गलती जो की, भारत के विभाजन की, उसके लिए आपको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तंज कस रहे हैं। जब भारत का विभाजन हो रहा था तब इन्हीं अदनान सामी के पिता तो खुद पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान सेना के अफसर बने थे। पहले अपने पिता से पूछना चाहिए था कि वो क्यों आए पाकिस्तान भारत छोड़ के, अगर भारत से इतना ही प्यार था अदनान सामी को। और अदनान सामी को भी पाकिस्तान छोड़कर भारत तब प्यारा लगने लगा जब पाकिस्तान में नहीं, भारत में उनकी दुकानदारी चल पड़ी। जब भारत में उनके गाने बिकने लगे तो उन्हें लगा यहीं आना बेहतर है, क्योंकि आए दिन पाकिस्तानियों को यहाँ से लात मार के भगाया जाता है। तो पाकिस्तानी नागरिकता छोड़कर भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर दिया। और पीआर स्टंट वाली ये सरकार जो दिखावे पे ज़्यादा विश्वास करती है, उसे भी लगा कि इससे ज़्यादा पीआर स्टंट क्या होगा कि पाकिस्तानी को कट्टर हिंदुत्ववादी सरकार अपने यहाँ नागरिकता दे रही है। यह अदनान सामी मेरे ख्याल से 1, 2 या 3 शादियाँ पाकिस्तान में करके आए हैं, उसके बाद यहाँ आए और ये ज्ञान दे रहे हैं किसको? कांग्रेस को, और ज्ञान दे रहे हैं संजय राउत को कि देशभक्ति क्या होती है। अब आलम ये हो गया है, सब फिर वही बात दोहराऊंगा, अरे जो व्यक्ति अपने देश का ना हो पाया, जिस देश का क्यों पैदाइश है, जिस देश का उसने खाया, जिस देश में उसने नाम कमाया, जो उस देश का ना हो पाया, वो हिंदुस्तान का कैसे हो पाएगा और हिंदुस्तानियों को कैसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट सकता है। बहुत बहुत सोचने वाली बात है, या यूँ कहूँ कि मुझे तो शर्मिंदगी वाली बात लगी कि अदनान सामी अब हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटेंगे। कांग्रेस का उन्होंने नाम ज़रूर दिया है, लेकिन आप सोचिए, कांग्रेस बहाना है, कांग्रेस के बहाने हर उस शख्स को उसने देशभक्ति का ज्ञान बांटने की कोशिश की है, सर्टिफिकेट देने की कोशिश की है, जो इस सरकार से सवाल उठाते हैं। क्योंकि ये एजेंडा, भारत विभाजन में कांग्रेस की भूमिका थी, कांग्रेस ने और जिन्होंने भारत को तोड़ा है, ये एजेंडा तो बीजेपी का है। और हो भी क्यों ना अदनान सामी, देखिए प्रधानमंत्री चारों तरफ से घिरे हुए, लोकसभा अध्यक्ष चारों तरफ से घिरे हुए, क्या क्या नौटंकी हो रही है। उसके बीच में फिर एक बार प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर नेहरू की ओट ली, तो बाहर जब जवाब नहीं कोई सुध में आ रहा, तो देखिए गिरिराज सिंह फिर एक राहुल गांधी के हमले का जवाब नहीं दे पा रहे, तो नेहरू और एडबिना की फोटोज़ का पोस्टर बना के संसद के बाहर घूम रहे। ये पहला देश मैंने ऐसा देखा है जहां अपने पहले प्रधानमंत्री को, जिसने इस देश की नींव रखी, जो आज़ादी की लड़ाई में लड़ा, उसको इस कदर बेइज्जत किया जा रहा है। जब गिरिराज सिंह ये सब कर रहे हैं तो बड़े मुस्कुरा रहे हैं,
साथ में उनके निशिकांत दुबे थे, वो भी हंस रहे हैं। और ये एडवीना नेहरू की कोई अलग से कोई बात सुनी क्या? ये तो सच्चाई सबको मालूम है। और ये जब नेहरू जिंदा थे उसी वक्त से ये सारी तस्वीरें बाहर आ रही थी, और नेहरू ने भी कभी इस चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं किया या इसका मनाही नहीं की या इसको लेकर कोई हल्ला नहीं मचाया, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, वो जानते थे कि निजी जिंदगी और राजनीति अलग होती है, देश चलाना अलग होता है। लेकिन उन्होंने तब सोचा भी नहीं होगा कि जिस चीज़ को आज मैं छूट दे रहा हूँ बाद में उसे इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। और इसे जोड़ा किसके साथ जा रहा है कि नेहरू ने देश को बेचा था, अंग्रेजों के हाथ सामने नेहरू ने सरेंडर किया था। अभी एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती कि एडवीना और नेहरू की फ़ोटो को कह रहे हैं कि नेहरू ने अंग्रेज़ों के भाव में नेहरू ने सरेंडर किया था। फिर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की पत्नी भी विदेशी हैं। मैं किसी के परिवार पे कभी नहीं बोलता, लेकिन यहाँ सवाल उठता है, फिर उनकी पत्नी भी तो विदेशी हैं, क्या उन्हें भी आप कहेंगे कि जिस देश की उनकी पत्नी है उस देश के आगे हमारे विदेश मंत्री ने सरेंडर कर दिया? मैं उनकी पत्नी के देश का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने कहा उनका इसमें कोई कसूर नहीं। लेकिन सवाल तो ये भी बनता है ना कि क्या फिर एस जयशंकर ने भी सरेंडर कर दिया है उनके सामने? बहुत अजीबोगरीब स्थिति इस देश की है। कल का आया एक पाकिस्तानी देश को देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांट रहा है, और इतने सालों से भारत में रह रही सोनिया गांधी आज भी इन लोगों के लिए भारतीय नहीं है। अजब कहानी है इस देश की। खैर, वापस लौटते हैं सरेंडर वाले माफ़ कीजिएगा, वही चढ़ावा दिमाग में ज़ुबान पे। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में आज फिर विपक्ष के सांसदों ने वही जो उनको जो सही लगा उन्होंने किया, नोटिस दे दिया है जहां पर अविश्वास प्रस्ताव का। अब इसकी देखिए छटपटाहट, देखिए सत्ता पक्ष की छटपटाहट देखिए। वो जो मैंने आपको फोटो दिखाई गिरिराज सिंह की, वो अलग बात है। किरण रिजिजू ने एक वीडियो जारी किया संसद के अंदर का, ये वीडियो तो नहीं, इसकी क्लिप देखिए, जिसमें कांग्रेस की महिला सांसद बैनर लेके प्रधानमंत्री जहां बैठते उसके पास खड़ी हैं। और इसे किरण रिजिजू ने ऐसे जो है वो ट्वीट किया, ऐसे शेयर किया कि ये खतरा था प्रधानमंत्री के लिए, ये महिलाएं खतरनाक थी इसलिए प्रधानमंत्री नहीं आए। बैनर लेके, पोस्टर लेके अगर कोई महिलाएं प्रधानमंत्री के साथ खड़ी हैं, तो सामने खड़ी हैं जहां वो बैठने वाले थे, इसे खतरनाक कहा गया, देश के खतरनाक व्यवहार कहा गया। और वो जो मनमोहन सिंह वाला वीडियो आता है जहां मनमोहन सिंह भाषण दे रहे हैं, बीजेपी के लोग उनके मुंह पर कागज फेंक रहे, वो खतरनाक नहीं था जहां उनके मुंह के सामने खड़े हो गए थे। ये ट्रेंड तो बीजेपी ने ही शुरू किया था। लेकिन समस्या ये है कि जिस आदमी को झुकाना वो चाहते हैं, वो आदमी झुकने को तैयार नहीं है। वो आदमी आज भी संसद में पहुंचा, संसद के बाहर फिर मीडिया से बोला जनरल नरवाणे की किताब के बारे में। क्यों? क्योंकि जिस पब्लिशिंग कंपनी पेंगुइन ने उसे छापा था या छापने की जिम्मेदारी है, उसने हाथ खड़े कर दिए। उसने कह दिया हमने ये किताब छापी ही नहीं, और अपने पुराने जो ट्वीट है वो डिलीट कर दिए जिसमें उन्होंने साफ लिखा था कि किताब अवेलेबल है। लेकिन राहुल गांधी ने जनरल नरवाणे का ट्वीट दिखा दिया 2023 का, जिसमें नरवाणे खुद कह रहे हैं कि मेरी किताब अवेलेबल है। तो इसका मतलब राहुल गांधी ने सवाल खड़ा कि दोनों में से कोई तो एक झूठ बोल रहा है, लेकिन राहुल गांधी विश्वास अपने सेनाध्यक्ष पर करेंगे। Here is a tweet from Mr. Narawane. ये देख लीजिए प्लीज। Can you read, sir, please? मनोज नरवाने जी, it's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Narawane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. Okay. So do you think this is a conspiracy? The link is from Amazon.eu. Yeah. Penguin is saying something. They're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Narawane has tweeted
as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that in 2013, if I'm not mistaken. 23. Sorry, 2023. 23. So Narawane ji, who's the army chief, who I believe over Penguin. Do you believe Penguin over Narawane ji? Right? So I believe Mr. Narawane. He's the army chief. He has made certain statements in the book that is inconvenient for the government of India. It's inconvenient for the Prime Minister of India. And obviously, you have to decide whether Penguin is telling the truth or Army Chief is telling the truth. अब दिक्कत यह है कि राहुल गांधी ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान तो खोली, लेकिन नरेंद्र सरेंडर उससे ज़्यादा पहुंचा दिया घर घर तक। नरेंद्र सरेंडर इतना बुलंद हो गया है, ये इसकी चुभन पूरी सरकार को हो रही है, इसकी चुभन पूरे बीजेपी संगठन को, और इसकी चुभन बीजेपी से जुड़े हर संगठन, हर एक इंसान को हो रही है। और ये चुभन इतनी ज़बरदस्त तरीके से निकल कर आ रही कि अदनान सामी जैसे लोगों को खड़ा किया जा रहा है अब, और गिरिराज सिंह इस तरह की हरकत पर उतर आए हैं। संसद में राहुल गांधी को नहीं दिया बोलने का मौका, तो ये कहाँ की डेमोक्रेसी हुई? आज भी नहीं दिया। लेकिन बजट पे जाहिर सी बात है, बजट पे तो डिस्कशन होनी थी, बजट पे डिस्कशन शुरू हुई, शशि थरूर ने शुरू की, लेकिन फिर वही बात हुई कि कहाँ कहाँ बचोगे, पेंगुइन से बचोगे, नरवाने से बचोगे, एप्स्टीन फाइल से बचोगे, कि बजट से बचोगे, कि डील से बचोगे, किस किस से बचोगे? उन दोनों से बचे तो अंदर अखिलेश ने अमेरिका डील और बजट को लेकर तगड़ी खिंचाई कर दी। जो लोग कभी रुपए के बारे में बहुत चिंता करते थे, कभी कभी उम्र से, कभी कभी दूसरे लोगों के उससे जोड़ देते थे, इतने सब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद और अमेरिका से डील नहीं ढील हुई है, उसके बाद हमारा रुपया कहां पहुंचेगा? और अगर यही डील होनी थी तो 11 महीने इंतजार क्यों कराया? अगर यही डील होनी थी सभापति महोदय, तो 11 महीने किस बात का इंतजार था? हमारे कारोबारियों को या हमारे जितने भी उद्योग से जुड़े लोग हैं, उनके साथ ये परेशानी क्यों? बजट पर सबसे पहला सवाल यही है कि डील पहले बनी है बजट, और बजट का हलवा यहां ज्यादा बटा के वहां। सभापति महोदय, स्वदेशी, आत्मनिर्भर, ये शब्द तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब डील हो गई है तो क्या इस बजट को लाने से पहले आत्मनिर्भरता और स्वदेशी को अपने अपने शब्दकोश से हटा दिया है, या इसको उल्टे अर्थ में विलोम शब्दकोश में डाल दिया है? देखिए, दरअसल इस वक्त बीजेपी की हालत क्या हो रही है। एक अकेले राहुल गांधी ने किस तरह से नचा दिया है पूरे सिस्टम को, इसकी झलक आप सोशल मीडिया पे देखिएगा। सोशल मीडिया पे कई ऐसे इन्फ्लुएंसर जो एक ज़माने में भक्त थे बीजेपी के, कुछ दिन पहले तक, नॉट एक ज़माने बल्कि कुछ दिन पहले तक राहुल गांधी को रोज़ जो है वो मजाक उड़ाते थे, आज वो लोग न सिर्फ राहुल गांधी से माफ़ी मांग रहे हैं बल्कि मौजूदा बीजेपी सिस्टम का मजाक उड़ाते नज़र आ रहे हैं। ये बदलाव आया है अकेले एक राहुल गांधी ने जो काम किया है। उसके अलावा फ्रस्ट्रेशन, मैंने बताया आपको कि चाहे वो गिरिराज सिंह हो, चाहे वो निशिकांत दुबे हो, अब हरकतें ऐसी हो रही है जो एक पार्लियामेंटेरियन तो कभी सोच भी नहीं सकता कि एक पार्लियामेंटेरियन को ऐसी हरकतें करनी चाहिए, वो हरकतें हो रही हैं। अब सदन के अंदर भी हर चीज़ का जिम्मा राहुल गांधी पे ठहरा दिया जाता है, लेकिन जो राउडी बनते हैं ना सदन के अंदर, तो आप में से उसमें 2-4 नाम में से आपको एक अनुराग ठाकुर का नाम ज़रूर सुनाई देता है, जिन्हें लगता है कि अनुराग ठाकुर, निशिकांत दुबे दोनों को एक ही काम है कि गांधी परिवार पर हमला करना है। गांधी परिवार नहीं मिला तो अखिलेश यादव जब बोलने लगे तो अनुराग ठाकुर वही अपने चिर परिचित अंदाज में कुछ कमेंट कर रहे थे अखिलेश पर, और अखिलेश ने
राम मंदिर को लेकर, खासकर नृपेंद्र मिश्रा जो अभी राम मंदिर जो निर्माण समिति उसके जो अध्यक्ष हैं, उनको लेकर क्या जरा करारा जवाब अनुराग ठाकुर को दिया, ये भी एक सुनने वाली बात है। क्या बोले फिर बोलना दोबारा? नहीं, आप बजट क्या बोलिए? नहीं, सभापति जी बोलिए। नहीं सभापति महोदय, नहीं जिन्होंने गोली चलाई वो आपका राम मंदिर बना रहे हैं। सभापति महोदय, जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। अगर कुछ पता ना हो तो जाकर के पूछ लेना, पता कर लेना। आधी अधूरी जानकारी के साथ मत आया करो यहाँ पर। तो अब आप समझ रहे हो कि जब आदमी डूब रहा होता ना तो हाथ पैर चारों तरफ मारता है, जहाँ उसको लगता है कि कहीं से तो बचूंगा, कहीं से तो निकलूंगा। लेकिन जब आदमी अपने ही किए, अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिरता है ना, तो उसको तब समझ में नहीं आता कि अब मैं कैसे निकलूं। क्योंकि जिस वक्त तो गड्ढा खोद रहा होता उस वक्त तो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा गहरा गड्ढा खोदूं, क्योंकि जिसको मुझे गिराना वो निकल ना पाए इससे। लेकिन जब उसी गड्ढे में खुद गिरते हैं तब चीज़ें समझ में नहीं आती, तब इस तरह से हाथ पैर मारे जाते हैं चारों तरफ से। वही इस वक्त हो रहा है। प्रधानमंत्री सदन में नहीं आते हैं, गृह मंत्री भी सदन में से नज़ारा दिखते हैं, आजकल रक्षा मंत्री भी नज़ारा दिखते हैं, क्योंकि जैसे ही वो आएंगे राहुल गांधी फिर उस किताब का जिक्र लेकर सामने आएंगे और मामला सिर्फ 3 लाइनों का है। अब जिद पे अड़ गए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि जो ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है, उस अविश्वास प्रस्ताव का क्या असर होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है, नंबर तो नहीं है अपोजिशन के पास कि उन्हें हटा पाएँ, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है कि कहीं उनकी अंतरात्मा भी जगदीप धनखड़ की तरह जग तो नहीं जाएगी। क्योंकि कल ऐसे सिग्नल मिले थे कि जब मिल के आए थे अपोजिशन के एमपीज उनसे, तो वो थोड़ा सा रुख में उनके नरमी थी, वो सुनने को तैयार थे, चीज़ों पर बात करने को तैयार थे। लेकिन सरकार का रुख अड़ा रहा। सरकार कायम है, कल कायम थी, आज भी कायम है कि उस किताब को लेकर किसी तरह का कोई जिक्र राहुल गांधी को नहीं करने दिया जाएगा। अब ऐसे में फंस गए बिरला जी। अब सवाल ये उठता है कि अगर बिरला जी का दिल भी कहीं धनखड़ की तरह पसीज गया तो सरकार के लिए बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। और अगर सरकार को कहीं इसकी भनक लगे, और कल जिस तरह से कहा जा रहा है कि ओम बिरला थोड़े से नरम दिखे थे, ये सरकार को अगर नागवार गुजरे तो क्या जगदीप धनखड़ की तरह ओम बिरला भी बाहर के रास्ते पे नज़र आएंगे? ये इस वक्त के सबसे बड़े सवाल हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।